जय हिंद सभी साथियों को। आज हम ये जो सामान्य विज्ञान कर रहे हैं तो उसमें से चौथा अध्याय करेंगे और ये सामान्य विज्ञान की जो बुक है हमारी आदित्य रंजन सर द्वारा कंपोज की गई है। अब इसमें से हमारा ये चौथा अध्याय है। आज हमको क्या पढ़ना है, इसमें से विद्युत चुम्बकीय और यांत्रिक तरंगें। ठीक है, इसके पहले भी मैंने बताया कि ये बुक काफ़ी अच्छी है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो पॉइंट हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से दिए गए हैं और थ्योरी भी कवर करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। इस बुक के बाद हम एक टीचर और हैं हिमांशु गर्ग, तो उसमें से 7,000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं जो सारे जो हो तो एनटीपीसी, रेलवे, एलपी, सभी जो हो तो आरपीएफ वगैरह के सभी एग्जामों को कवर करते हैं प्रीवियस ईयर। तो उसे हम देखेंगे। इसके बाद इस बुक को हम जल्द से जल्द कवर करवाने की कोशिश करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको यूट्यूब चैनल में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जा करके पीडीएफ देख सकते हैं। इस बुक में एक अच्छी बात और है कि इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं उसका और फिर लास्ट में सलूशन भी दिया गया है। तो पीडीएफ से आप वहाँ पे क्वेश्चन और सलूशन देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो जितना मैटर है आगे का वो उतना हम करवाते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा क्या है। किसी माध्यम में एक विक्षोभ जो कणों की शुद्ध गति के बिना ऊर्जा वहन करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तरंग की गति। अगला पॉइंट क्या है? माध्यम के कण की गति की दिशा उसके तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर होती है। किसकी? तो अनुदैर्ध्य तरंग की। ध्वनि तरंग है, किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि तरंग। ठीक है, आगे यदि हम देखें तो माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत दिशा में दोलन करते हैं। ये कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंगें। पानी की सतह पर तरंग जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला पॉइंट क्या है? जिस माध्यम में कोई तरंग फैलती है उसके किसी कण का उसकी माध्य स्थिति से चरम स्थिति तक अधिकतम विस्थापन कहलाता है, तो आयाम कहलाता है। यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। जैसे हमारी इस प्रकार से जो हो तो तरंगें चल रही हैं, तो ये जो हमारी हाइट होती है ये बेस लाइन है और इससे ये जो हाइट है सबसे अधिकतम, इसको आयाम कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा आयाम का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर। ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की ऊंचाई है तो मीटर होगी। यहाँ पे देखते हैं ध्वनि घनत्व या दबाव भिन्नता के रूप में फैलती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। जैसे ये हमारी डिस्टेंस है, इधर कवर कर रही है और यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, जो यहाँ पे इस दोनों के बीच में, दोनों आयामों के बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं लैम्डा, यानी ये तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज समझना है आपको। और यहाँ पे यदि हम इस तरीके से यहाँ पे जो ऊंचाई जो सबसे अधिकतम तय करती है उसे बोलते हैं आयाम। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट होता है इसमें तो उसको शिखर या शिखा बोलते हैं और जो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होता है उसको गर्त बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको क्रेस्ट भी बोल सकते हैं और ये यहाँ पर गर्त। आगे यदि हम यहाँ पे बात करते हैं, तरंग का सबसे ऊंचा भाग शिखा या क्रेस्ट कहलाता है। यहाँ पे ये लिखा है तरंग का सबसे निचला हिस्सा गर्त कहलाता है। दो लगातार शिखरों या लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य या लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी जो हो तो एसआई इकाई क्या है? मीटर है। आगे बात करें तो जब ध्वनि किसी माध्यम से यात्रा करती है तो प्रति इकाई समय में तरंग के दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? 1/t। ठीक है, f बराबर 1/t, मतलब एक जो हो तो चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा वो जो हो तो क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। आगे बात करें तो जिस दर से कोई तरंग चलती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तरंग की गति कहते हैं। अब आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और गति के बीच संबंध यदि बात करें तो v बराबर f इंटू लेमडा होता है। ठीक है, v क्या है? वेग है, f क्या है? आवृत्ति है और लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, यदि यहाँ पे हम थोड़ा साइड में बात करते हैं, v बराबर f इंटू लेमडा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम f की बात करें तो f क्या है? आवृत्ति। और f के लिए अभी मैंने क्या बताया था कि 1/t, एक जो हो तो दोलन पूरा करने में जितना समय लगेगा उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे हम f की जगह में, v बराबर f की जगह में हम क्या लिख सकते हैं? 1/t लिख सकते हैं और यहाँ पे इंटू लेमडा।
तो यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो v बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा अपान टी, लेमडा अपान क्या हो जाएगा, टी। तो यहाँ से ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या है, तो आपको ये संबंध बताना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको समझाया है, ये जो हमारा है तो ये क्या है, आयाम है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तरंग दैर्ध्य है, और ये जिस गति से आगे बढ़ रही है तरंग तो वो क्या है, हमारा वेग है। आगे बात करें यदि हम पे, यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखना, जैसे यहाँ से ये चीज उठी थी, तरंग यहाँ से उठी, फिर यहाँ पे आई, और फिर यहीं से जब चालू होगी तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, आवृत्ति है। आगे बात करें यहाँ पे, तो वायु में ध्वनि की तरंग की गति 332 मीटर पर सेकंड है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट कब आ जाते हैं, ठीक है, और लोग कंफ्यूजन में गलत कर जाते हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश की तरंग गति 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है। आगे बात करें तो किसी तरंग का आयाम, तरंग दैर्ध्य, अवधि और आवृत्ति सभी तरंग के शिखर या गर्त की स्थिति से प्रभावित होते हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ पे, और अगला पॉइंट यहाँ पे हमारा दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किन तरंगों के फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के फैलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किस तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत तलों में कंपन करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में। आगे बात करते हैं, तो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक प्रकार की है, तो कैसी तरंगे हैं ये, अनुप्रस्थ तरंगे हैं सभी। आगे बात करें, किस प्रकार की तरंगे निर्वात में प्रकाश की गति से जो हो तो चलती हैं, तो सभी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की गति से चलती हैं। आगे बात करें यहाँ पे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। अगले यहाँ पे पॉइंट की बात करें, तो अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे गलत प्रिंट कर दिया है, तो यहाँ पे 3×10⁸ यहाँ पे 8 है, ऊपर इसके 8 कर लीजिएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे यदि हम बात करें, तो अगला पॉइंट है विद्युत चुंबकीय तरंगों में शामिल है कौन सी किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्यमान किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो किरणें, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों में शामिल होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, परमाणुओं के नाभिक के विघटन से कौन सी तरंग उत्पन्न होती हैं, तो गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। अगला पॉइंट है, एक्सरे का उपयोग निम्न में से होता है, तो किसमें, टूटी हुई हड्डियों की जांच करने में, क्रिस्टल के अध्ययन में और मेटल डिटेक्टर में किया जाता है। आगे बात करें, तो त्वचा कैंसर के लिए किस प्रकार की किरणें जिम्मेदार हैं, तो पराबैंगनी किरणें जिम्मेदार हैं। पराबैंगनी किरणों की खोज किसके द्वारा की गई, तो रिटर द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है यहाँ पे, पराबैंगनी किरणों का उपयोग होता है तो जल के शोधन में होता है, अदृश्य लिखाई और नकली दस्तावेज का पता लगाने में होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी, तो न्यूटन ने की थी। दृश्यमान किरणों का उपयोग निम्न में से होता है, तो कहाँ होता है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश, विद्युत प्रभाव में होता है। ये सारी चीजें आपको इंटर वगैरह में पढ़ने को मिली होंगी, ठीक है। आगे बात करें, तो इंफ्रारेड किरणों की खोज किसने की थी, तो हर्शेल ने की थी। अवरक्त किरणों का उपयोग इनमें से होता है, कहाँ होता है, टीवी रिमोट कंट्रोलिंग में, कोहरे और धुंध में, दूर तक देखने में, खराब मौसम में, फोटोग्राफी में होता है। आगे बात करें यहाँ पे, सूक्ष्म तरंगों की खोज किसके द्वारा की गई, तो पर्सी स्पेंसर के द्वारा की गई थी। सूक्ष्म तरंगों के अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो लघु रेडियो तरंगों के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, सूक्ष्म तरंग का उपयोग किन उपकरण में किया जाता है, तो रडार, सैटेलाइट, माइक्रो ओवन में किया जाता है। आगे बात करें, तो रडार का फुल फॉर्म क्या है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो तरंग की खोज की गई तो मार्कोनी द्वारा। रेडियो तरंग का उपयोग निम्न में से होता है, रेडियो और दूर संचार में। अगला पॉइंट है, यदि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति v है और तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा E बराबर h इंटू सी अपान लैम्डा। यहाँ पे v बराबर क्या है, c अपान लैम्डा, ठीक है। v बराबर, वेग बराबर क्या है, c अपान लैम्डा, और c क्या है यहाँ पे, प्रकाश का वेग है, और लैम्डा क्या है, हमारा तरंग दैर्ध्य है, और h क्या है, प्लैंक स्थिरांक है, जो इसका मान ये परमानेंट यही होता है, ठीक है। यहाँ पे इस फार्मूले से आप जो हो तो निकाल सकते हैं इसकी एनर्जी। आगे देखते हैं यहाँ पे,
किस तरंग में अधिकतम ऊर्जा होती है? तो गामा किरणों में, क्योंकि उसकी आवृत्ति उच्च होती है, ठीक है, और जिसकी आवृत्ति जितना अधिक होगी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। आगे देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, आवृत्ति ऊर्जा का बढ़ता क्रम, और दृश्य तरंगें आवृत्ति ऊर्जा का घटता बढ़ता क्रम। आवृत्ति या ऊर्जा का बढ़ता क्रम, यहाँ पे आवृत्ति या ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करेंगे तो यहाँ पे गामा किरणें, फिर एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें। तो सबसे ज्यादा जो है तो ऊर्जा या आवृत्ति किसकी होगी? गामा किरणों की, इस तरीके से। और यहाँ पे यदि बात करें तो दृश्य किरणों की बात करेंगे, दृश्य तरंगों में तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैगनी। तो सबसे अधिक किसकी ऊर्जा होती है? आवृत्ति बैगनी कलर की। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। आगे यहाँ पे पॉइंटों की बात करें तो अगला हमारे सामने क्या है? यांत्रिक तरंगे। देखते हैं यहाँ पे, जिन तरंगों को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है कहलाती हैं यांत्रिक तरंगे। अगला पॉइंट है यांत्रिक तरंगों के उदाहरण। एक सेकेंड। यांत्रिक तरंगों के उदाहरण जल तरंगे, ध्वनि तरंगे, स्प्रिंग तरंगे, ये सब क्या है? यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है कौन सी तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती है? तो यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग भी कहा जाता है। आगे बात करें तो यांत्रिक तरंगों का माध्यम में संचरण किस कारण संभव होता है? तो प्रत्यास्थता और जड़त्वता के कारण। आगे बात करें तो यांत्रिक तरंगों का वर्गीकरण, सभी यांत्रिक तरंगों की ध्वनि सुनी नहीं जा सकती, इस आधार पर इन्हें किन 3 श्रेणियों में बांटा गया है? तो श्रव्य, अश्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। मनुष्य को सुनने के लिए श्रव्य सीमा 20 से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। यदि मनुष्य को कोई भी ध्वनि सुनाई दे पा रही है तो वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी। यदि इससे ज्यादा है या इससे कम है तो फिर हमें ध्वनि सुनाई नहीं देती है। आगे बात करें तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे तथा कुछ जानवरों में जैसे कुत्ते तक ध्वनि सुन सकते हैं। तो ये 25 किलो हर्ट्ज तक जो हो तो ध्वनि सुन सकते हैं, मतलब हमसे थोड़ा ज्यादा, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली यांत्रिक तरंगे होती हैं अपश्रव्य तरंगे। किन तरंगों को मानव द्वारा नहीं सुना जा सकता? अपश्रव्य तरंगों को। गैंडा, हाथी, होयल जैसे कुछ जानवर अपश्रव्य तरंग उत्पन्न और संचारित करते हैं, ठीक है। आगे बात करें कुछ जानवर भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो मुख्य आघात तरंगों के शुरू होने से पहले कम आवृत्ति की अपश्रव्य उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जानवरों को सचेत करती है। यहाँ पर यह है कि जहां पर जो जैसे भूकंप आता है तो उससे जो अपश्रव्य तरंगे जो हमारे लिए अपश्रव्य होती हैं उन्हें जो है तो कुछ जानवर सुन पाते हैं, इसीलिए वो उनके बीच में हलचल होने लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। डाल्फिन, चमगादड़ और कुत्ते जैसे जानवरों द्वारा निर्मित यांत्रिक तरंगे पराश्रव्य तरंगे होती हैं। आगे बात करें यहाँ पे तो कौन सी उच्च आवृत्ति तरंगे हैं जो कि बाधाओं की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथों पर यात्रा कर सकती हैं? तो पराश्रव्य तरंगे। आगे बात करें यहाँ पे कठिन पहुंच वाले स्थानों पर स्थित भागों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है तो पराश्रव्य तरंगों का, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होगी और फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी तो ध्वनि से भी काफी सारे, जैसे यदि आप एक प्रैक्टिकल करेंगे तो मोमबत्ती जलाएंगे और मोमबत्ती को आप नॉर्मली जो हो तो फूंक करके यदि बुझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कोई दिक्कत हो। यदि आप कोई सॉन्ग स्टार्ट करते हैं और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी कई बार उस फ्रीक्वेंसी से ही मोमबत्ती बंद हो जाती है, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिकल करिएगा घर में एक बार जरूर। आगे देखते हैं यहाँ पे इमारतें और वो जो मोमबत्ती है उसके पास में फोन का साउंड जो है उसके पास में लेके जाना है, ऐसे दूर से नहीं हो जाएगा। आगे बात करते हैं इमारतों, पुलों, मशीनों और वैज्ञानिक उपकरणों जैसी बड़ी संरचनाओं के निर्माण में धातु ब्लॉकों में दरारें और खामियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। आगे बात करें तो ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय संबंधी और शरीर के आंतरिक अंगों की छवियां प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का।
आंतरिक अंगों की छवियों को मॉनिटर या फिल्म पर मुद्रित करने की प्रक्रिया होती है, अल्ट्रासोनिक के रूप में जाना जाता है इसे। अगला पॉइंट है, किसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच करने के लिए भी किया जाता है, ताकि जन्मजात दोषों और विकास संबंधी असामान्यताओं का पता लगाया जा सके। तो अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। आगे बात करें यहाँ पे, तो किसका उपयोग, माफ करिए, यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग गुर्दे में बनी छोटी छोटी पत्थरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किया जाता है, जिन्हें मूत्र के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी से, ठीक है। आगे बात करें तो वह कौन सी युक्ति है जिसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करके गहरे समुद्र में वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सोनार का। आगे बात करें तो सोनार का पूर्ण रूप क्या है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे बात करें तो पराश्रव्य तरंगों में अधिकतम ऊर्जा क्यों संचित होती है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति अधिक और तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण। तो जिसमें आवृत्ति जितना अधिक होगी उसमें ऊर्जा उतनी ही अधिक संचित होती है। आगे यहाँ पे हम चलते हैं और आगे बात करते हैं। यहाँ पे अब हमें पढ़ना है ध्वनि तरंगों के बारे में। ध्वनि तरंगों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और देखते हैं ऊर्जा का एक रूप जो कानों में सुनने की अनुभूति उत्पन्न करता है, ध्वनि तरंगें होती हैं। जो वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती हैं उसे ध्वनि तरंगे कहते हैं। अगला वह कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है जो निर्वात में विचरण नहीं करती है, तो ध्वनि तरंग। आगे बात करें तो मानव में ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है स्वर रज्जु में कंपन के माध्यम से। पदार्थ जिसके माध्यम से ध्वनि संचरित होती है वो माध्यम कौन कौन से हैं, ठोस और द्रव और गैस, ठीक है, ठोस तरल गैस। आगे बात करें यहाँ पे ध्वनि तरंगे एक प्रकार की हैं, तो यांत्रिक तरंगे हैं। आगे बात करें तो हवा में ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में। अगला पॉइंट है, पानी की सतह पर ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में। ठोस में ध्वनि तरंग कैसे विचरण करती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के रूप में विचरण करती है। किसी ध्वनि की तीव्रता या कोमलता का बोध मुख्य रूप से उसके आयाम से प्रभावित होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझिए, मैं तब से बताया जा रहा हूँ अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, मुझे लग रहा है काफी सारे लोगों को पता ही नहीं होगा तो समझ में भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कम समय में। अनुप्रस्थ तरंगों की यदि हम बात करें, अनुदैर्ध्य तरंगों की, अनुदैर्ध्य तरंगों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जैसे यह एक, मान के चलिए कोई पार्टिकल है, एक कण है, इसको यदि हम वाइब्रेट कर रहे हैं तो ये आगे वाले जो अगला जो पॉइंट होगा, जो अगला कण होगा, तो उनको ये इस प्रकार से जो हो तो आगे वाइब्रेशन एनर्जी भेजेगा। तो ये होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। कौन सी होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये क्या होती हैं, समानांतर चलती हैं। पीछे वाला कण आगे वाले कण को, पीछे वाला कण आगे या पीछे कहीं पे भी जो हो तो एनर्जी ट्रांसफर करता है और इस तरीके से ये जो हो तो तरंगे चलती हैं। लेकिन यदि हम अनुप्रस्थ तरंगों की बात करते हैं, किसकी, अनुप्रस्थ की, तो अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे नहीं चलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे हमारी इस प्रकार से चलती हैं लहर के रूप में, ठीक है। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी देते हैं, ये फिर ऊपर जाते हैं, इस तरीके से चलती हैं। अब यदि हम जल में बात करें तो जल में हमारे दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं, क्योंकि कई बार जल को सीधा इस तरीके से एनर्जी मिलती है और कई बार लहरों के रूप में, ठीक है। तो ये दोनों की मिक्सचर होती हैं। यदि हम ठोस में बात करें तो ठोस में भी हमारी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार से जो हो तो मूवमेंट होता है, ठीक है। कण नहीं जाते हैं, एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है, ठीक है। लेकिन यदि हम गैस में बात करते हैं, गैस में, तो क्या गैस में कभी जैसे ये नीचे वाला पार्टिकल है ये कभी ऐसे ऊपर उठ करके जाएगा, ये ऊपर वाले कणों को कभी एनर्जी दे पाएगा, नहीं। ये जैसे यहाँ पे किसी पार्टिकल को एनर्जी मिल रही है तो ये सामने इस प्रकार से जो हो तो आगे जो तो यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो गैस वालों में क्या होगा, अनुदैर्ध्य। ठोस में क्या होगा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। और जल में भी हमारा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों काम करता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कम समय में बताने की कोशिश की। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं उच्च आयाम के कारण कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो तीव्र ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। आगे यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो तीव्र ध्वनि तरंगे लंबी दूरी तय करती हैं क्योंकि इसमें उच्च ऊर्जा होती है।
आगे बात करें तो ध्वनि तरंगों का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिससे किसी वस्तु को कंपन कराया जाता है। आगे देखें यहाँ पे, तो एक तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन पूरा कराने में लिया गया समय आवर्तकाल या आवृत्ति कहलाता है। ठीक है। आगे यहाँ पे बात करें तो उत्पन्न होने वाले कंपन की दर के आधार पर ध्वनि की गुणवत्ता को क्या कहते हैं, तो पिच कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट है, विभिन्न आवृत्ति के मिश्रणों से एक क्रमबद्ध ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे संगीत कहा जाता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, एक ही आवृत्ति की ध्वनि तरंगे कहलाती हैं टोन। आगे बात करते हैं, अनेक आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, नोट कहते हैं। आगे देखें यहाँ पे, तो ध्वनि तरंग किसी माध्यम में कैसे यात्रा करती है, तो संपीड़न और विरलन की श्रृंखला के रूप में काम करती है। संपीड़न मतलब एक बार सिकुड़ना, विरलन मतलब एक बार फैलना। ठीक है। आगे देखते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे वह क्षेत्र जहां कण एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं संपीड़न क्षेत्र कहलाता है। आगे बात करें तो संपीड़न क्षेत्र में उच्च घनत्व और उच्च दबाव होता है, जहां पे इकट्ठा होंगे तो वहां पे उच्च दबाव और उच्च घनत्व बनेगा। आगे देखें यहाँ पे, अनुदैर्ध्य तरंग में वह क्षेत्र जहां कण एक दूसरे से दूर होते हैं विरलन क्षेत्र होता है। विरलन क्षेत्र में कम घनत्व और कम दबाव होता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा संपीड़न और विरलन भी समझते हैं। जैसे हमने ये यहाँ पे तरंगे बनाई, ठीक है, इस प्रकार से। ये थोड़ा सा अभी एक बार और इरेज करते हैं, सही से बनाते हैं। इस प्रकार से मानकर चलिए हमने तरंगे बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जब यहाँ से जब फ्रीक्वेंसी हमारी जाएगी तो यहाँ पे फिर ये टर्न लेगी, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पे हमारी क्या होगी, इकट्ठा होगी। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं, संपीड़न। लेकिन जब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे विरलन। ठीक है। तो ये चीज है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। बाकी आगे देखते हैं यहाँ पे हम, समान भौतिक परिस्थितियों में किसी दिए गए माध्यम में सभी आवृत्ति के लिए ध्वनि की गति लगभग समान रहती है। आगे यदि हम देखें तो ध्वनि की विशिष्ट गति पर निर्भर करती है उस माध्यम की विशेषताओं पर जिसमें वह यात्रा करती है। आगे देखें, किसी माध्यम में ध्वनि की गति प्रभावित होती है तो माध्यम के तापमान से प्रभावित होती है। माध्यम का तापमान बढ़ने से ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उनको तापमान बढ़ाने से उनको एनर्जी मिल जाती है और वो और तेजी से मूवमेंट करते हैं। आगे देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकंड, 22 डिग्री पर ध्वनि की गति 344 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे ज्यादा होती है, तो ठोस में सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, नजदीक नजदीक हैं, और नजदीक नजदीक हैं तो वो अपनी एनर्जी को जल्दी जल्दी ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है, अगले पार्टिकल को, फिर इसके बाद तरल में, फिर गैस में। इसलिए जो कभी यदि आपने ट्रेन की पटरी में कभी प्रैक्टिकल ऐसे करना नहीं है, लेकिन यदि आप गांव के आसपास के क्षेत्र के हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे ट्रेन की पटरी गुजर रही है, तो जब ट्रेन ना आए तो आप देख सकते हैं कि यदि कोई पटरियों में काम करने वाला व्यक्ति यदि थोड़ी सी पटरी पे यदि मारता है, रेलवे लाइन पे यदि थोड़ी सी भी ठोकर मारता है, तो वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर तक यदि कान लगाकर सुना जाए तो वो सुनाई देती है। लेकिन यदि आप आवाज करेंगे, कितना भी आप चिल्लाइए, 4 से 5 किलोमीटर आपकी आवाज नहीं जाने वाली है। ठीक है। तो ये चीज होता है। आगे देखते हैं, क्योंकि मेरा गांव से बीच से ही रेलवे लाइन गया है, तो ये हम सब बचपन में करते थे, तो हमें पता है। आगे देखते हैं, ध्वनि की प्रकाश की तरह परावर्तन के नियमों का पालन करती है। ध्वनि तरंग का आयाम उस बल पर निर्भर करता है जिससे किसी वस्तु का कंपन कराया जाता है। आगे देखते हैं, ध्वनि की गति माध्यम के किन कारकों पर निर्भर करती है, तो तापमान पर, घनत्व पर और लोच पर निर्भर करती है। तापमान यदि बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ेगी। ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे, ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है ठोस में अधिक घनत्व के कारण। लोच जितना अधिक होगा ध्वनि की गति उतनी ही अधिक होती है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है। दबाव बढ़ने या घटने से ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं, ध्वनि का वेग किसके कारण बढ़ता है, तो लोच बढ़ाने से बढ़ता है।
निर्वात की लोच शून्य होने के कारण निर्वात में ध्वनि का प्रसार नहीं हो पाता है। ठीक है, जहां पे कोई माध्यम नहीं होगा तो वहां पर ध्वनि का प्रसार नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे जैसे गैसों का आणविक भार बढ़ता है ध्वनि का वेग कम हो जाता है। आगे देखते हैं, डापलर प्रभाव के बारे में समझते हैं। यहाँ पे जब श्रोता और श्रोता के बीच सापेक्ष गति होती है तो श्रोता द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति से भिन्न होती है। इस प्रभाव को डापलर प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, कौन सा प्रभाव ध्वनि और प्रकाश दोनों के लिए मान्य है? तो डापलर प्रभाव मान्य है। आगे बात करें तो यदि कोई तारा पृथ्वी के निकट आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैगनी की ओर स्थानांतरित हो जाएगा, और यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाला प्रकाश का रंग लाल की ओर स्थानांतरित हो जाएगा। इस किस प्रभाव के कारण? तो प्रकाश का डापलर प्रभाव। अब आपको HW ये है कि डापलर प्रभाव को आपको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ना है, क्या है डापलर प्रभाव। आगे देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है? तो प्रकाश के डापलर प्रभाव पर। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि के अपवर्तन के कारण, क्योंकि जब रात में होता है तो रात में सभी सारी चीजें शांत होती हैं और इससे ध्वनि का अपवर्तन अच्छा खासा हो पाता है। ठीक है, ध्वनि की गति किन दिनों में अधिक होती है? तो शुष्क दिनों की तुलना में आर्द्र या बरसात के दिनों में अधिक होती है। आगे देखें यहाँ पे, तो ध्वनि के व्यतिकरण से बात करते हैं। तो जब लगभग समान आवृत्ति समान आयाम की दो ध्वनि तरंगें एक दूसरे पर आरोपित होती हैं तो कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ स्थानों पर तीव्रता शून्य हो जाती है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण यानी मिलना कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो कभी कभी जहाज की स्थिति समुद्र में नहीं मिल पाती क्योंकि जहां तीव्रता शून्य होती है वहां ध्वनि का विनाशी व्यतिकरण होता है, मतलब मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा विनाशी व्यतिकरण क्या है। जैसे मान कर चलिए इधर से ध्वनि की वेव्स आ रही हैं और इधर से ध्वनि की वेव्स आ रही हैं, फिर इस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे, फिर ये आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी ये जो मिल रही, इधर से आई और इधर से आई, ये दोनों मिल रही हैं, यहाँ पे व्यतिकरण हो रहा है और ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी गति न्यूनतम हो जाएगी। इसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, मौन क्षेत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो विनाशकारी ध्वनि का विनाशी व्यतिकरण के कारण होता है। प्रतिध्वनि की बात करें तो ध्वनि की इस स्थायित्वता के परिणाम स्वरूप बार बार होने वाले परावर्तन को प्रतिध्वनि कहा जाता है। आगे बात करें, यहाँ पे ध्वनि तरंगों के परावर्तन से उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति कहलाते हैं प्रतिध्वनि। एक स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच आवश्यक न्यूनतम समय अंतराल क्या होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए। आगे देखते हैं, ध्वनि की अनुभूति हमारे मस्तिष्क के लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अनुरणन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्वनि स्रोत के समाप्त हो जाने के बाद भी ध्वनि की गूंज का कायम रहना क्या कहलाता है? अनुरणन कहलाता है। ठीक है, जैसे ध्वनि हट गई लेकिन इसके बाद भी जो हमारे मस्तिष्क में जो उसकी गूंज बनी होती है उसे अनुरणन कहते हैं। अगला पॉइंट है, किन तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोध की आवश्यकता होती है? तो ध्वनि तरंगों के लिए। अगला पॉइंट है, प्रतिध्वनि या अनुरणन को कम करने के लिए सभागार की छत और दीवारों को आमतौर पर ध्वनि अवशोषक सामग्री से ढक देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम कमरे को खाली करते हैं, जो सभी जो लड़के हैं जो अपना रूम कभी खाली किए होंगे तो उन्होंने इस चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि जब खाली कर देते हैं तो जब हम कोई आवाज निकालते हैं तो वहां पे क्या होता है, बार बार हमें वो चीज सुनाई देती है। ठीक है,
तो ये चीज़ और जैसे हम उसमें सामान रख देते हैं उस कमरे में, तो फिर वो हमें गूंज जो महसूस होती है ध्वनि की, वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो ध्वनि को क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी हम आगे यहाँ पे देखें तो अगला पॉइंट है हमारे साथ यहाँ पे कंट्रास्ट कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों पर किस प्रकार की डिजाइन की जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों पर किस प्रकार की डिजाइन की जाती है ताकि ध्वनि परिवर्तन के बाद हाल के सभी कोनों तक पहुंच सके। तो घुमावदार मेगाफोन या लाउड हेलर हॉर्न तुरही और शहनाई जैसे संगीत वाद्य यंत्र सभी को किस प्रकार डिजाइन किया जाता है, ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाए बिना एक विशेष दिशा में भेजने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ा में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण को स्टेथोस्कोप कहते हैं। ध्वनि तरंगों के उत्पादन एवं प्रसार के अध्ययन को कहा जाता है ध्वनिकी कहा जाता है। मनुष्य के कान का कौन सा भाग प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन करता है, तो कड़पटह झिल्ली, कड़पटह झिल्ली जो हो तो कंपन करता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कौन सा, ये आपको जो हो तो गूगल में जरूर निकाल करके देखना, आप यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चलेगा कड़पटह झिल्ली कौन सी है। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, तो माइक्रोफोन। आगे देखते हैं माइक संख्या क्या है। जब किसी वस्तु की गति ध्वनि की गति से अधिक हो जाती है तो उसे किस गति से जाना जाता है, तो सुपरसोनिक गति कहते हैं, जब हम बोलते हैं कि सुपरसोनिक विमान जा रहा है। ठीक है, आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो सुपरसोनिक विमान द्वारा उत्पन्न जो तो शॉक तरंगे। आगे बात करें यहाँ पे तो इन शॉक तरंगों से उत्पन्न होने वाली बहुत तेज ध्वनि को क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। ध्वनि हवा में 332 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 332 मीटर की दूरी विक्षोभ द्वारा तय की जाती है। अगला पॉइंट है कम पिच वाली ध्वनि की आवृत्ति भी कम होती है। ठीक है, पिच यानी जो लाउड जो एक होता है उसे पिच कहते हैं। ठीक है, कितनी दूर तक वो ध्वनि पहुंच सकती है इसे पिच कहते हैं। तेज आवाज और सुनने में बहुत अप्रिय शोर कहलाता है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवीकरण नहीं होता क्योंकि वे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। विमान की गति निर्धारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो मैक संख्या का प्रयोग किया जाता है। मैक संख्या बराबर विमान की गति बटे ध्वनि की गति। ठीक है, तो विमान ध्वनि की गति से जितना तेज होगी विमान की गति उसे मैक संख्या बोलेंगे। ठीक है, मैक संख्या 1 ध्वनिक विमान। मैक की संख्या यदि 1 से अधिक होगी तो सुपरसोनिक विमान होगा, और मैक की संख्या यदि 5 से अधिक होगी तो हाइपरसोनिक विमान कहलाते हैं वो। ठीक है, ध्वनि का विवर्तन, जब ध्वनि तरंगे खिड़की और दरवाजों के किनारे से टकराती है तो उसे ध्वनि विवर्तन कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे वह तरंग जो अपने स्थान पर फैलती है और सिकुड़ती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती स्थिर तरंग कहलाती है। आगे यहाँ पे बात करें तो स्थिर तरंगों में कंपन की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है, तो जहाँ एंटी नोड का निर्माण होता है। आगे यदि यहाँ पे देखें तो कंपन की तीव्रता शून्य कहाँ पर होती है, तो जहाँ पर नोड का निर्माण होता है। कौन सी तरंगे अपने साथ ऊर्जा नहीं ले जा सकती, तो स्थिर तरंगे। वह तरंग जो किसी माध्यम में अपने आयाम में परिवर्तन किए बिना एक ही दिशा में लगातार चलती है कहलाती है भ्रमणशील तरंग या प्रगतिशील तरंग कहा जाता है। कौन सी तरंग जो अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है, तो प्रगतिशील तरंग अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है। आगे बात करें तो प्रकाश और ध्वनि का ध्रुवण, किसी तरंग को किसी खास दिशा में भेजना कहलाता है ध्रुवण। किसी तरंग का ध्रुवण संभव नहीं है, अनुदैर्ध्य तरंग। किस तरंग का जो हो तो ध्रुवण संभव नहीं है, तो अनुदैर्ध्य तरंगों का ध्वनि तरंग। किस प्रकार की तरंगों का ध्रुवण संभव है, तो अनुप्रस्थ तरंगे जैसे प्रकाश तरंगे। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो अभ्यास प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न आपको टेलीग्राम से लिंक में देख करके पीडीएफ वहां से करना है, बाकी सोल्यूशन भी आपको पीडीएफ में मिल जाता है, तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिस में करनी है।
ठीक है, बाकी यहाँ पे हम देखें कैसे कैसे क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगों के उत्पादन एवं प्रसार के अध्ययन को क्या कहते हैं? यदि दिए गए वेग की ध्वनि की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इसका तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 3.5 किलोहर्ट्ज है और तरंग 0.1 मीटर है, तो 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये फार्मूले वार्मूले सब आप देख चुके हैं अभी यहाँ पे। तो चैनल को आप जो हो तो प्रमोट करिए, बाकी आपका चैनल है इसमें जो हो तो सहभागिता निभाइए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक जो हो तो ज़रूर दीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।